लास्ट 90 डेज आपके नीट एग्जाम के लिए बचे हैं, आपके डॉक्टर बनने के लिए बचे हैं, आपके सपने पूरा करने के लिए बचे हैं। और अगर आपकी पढ़ाई में अभी भी कमी है और आपने अभी भी कुछ ऐसा कर दिया जो मैं आपको बताऊंगा, तो सफलता आपको मिलेगी, इस बात की श्योरिटी। पेपर कितना भी डिफिकल्ट बना ले भाई, नीट का एग्जाम जो है एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। हाँ, एनसीईआरटी से भी पेपर टफ बन सकता है, इसके तो कला बहुत सारी है। ड्रॉप की तरफ ख्याल देखने चालू होते हैं कि चलो यार अभी ना बोर्ड का अच्छा से तैयारी कर लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद में नीट की तैयारी कर लेंगे और कोई बात नहीं। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, यही गलती कर रहे हो आप। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। बस करना क्या है, अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज करके देख। बच्चों, अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज करके देख। भीगे हुए परों से तू उड़कर तो देख। सो बच्चों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि अब स्थिति है करो या मरो, डू और डाई। लास्ट 90 डेज आपके नीट एग्जाम के लिए बचे हैं, आपके डॉक्टर बनने के लिए बचे हैं, आपके सपने पूरा करने के लिए बचे हैं। और अगर आप में अभी भी थोड़ी हिम्मत है, अगर आपके अंदर थोड़ी सफलता पाने की जिद है, आप सोचते हो कि आप डॉक्टर बनके अपने परिवार का, इस देश का सेवा करना चाहते हो, अपने परिवार का मान बढ़ाना चाहते हो, तो आपको जगना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको लास्ट 90 डेज में क्या करना है। यह आपके लिए एक वार्निंग की तरह है सेशन, कि जहां मैं आपको बताने आया हूं कि अभी भी मुमकिन है सफलता पाना, और अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं थोड़ा डरे हुए हैं, सिलेबस का इतना सारा बोझ उनके सिर पे है, अभी जो टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, पर अभी भी पढ़ रहे हैं। मैं उनको बताने आया हूं कि बेटा, ये आपकी अकेले की स्थिति नहीं है। अपने आसपास जब नजर दौड़ाओगे तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको, जिन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी, पर उस यात्रा के दौरान उनको अब थकावट होनी स्टार्ट हो गई है, उनके अंदर हताशा का भाव आना स्टार्ट हो गया है, उनको लग रहा है शायद नहीं हो पाएगा। और मैं आपके मन से वो शायद मिटाने आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपकी पढ़ाई में अभी भी कमी है और आपने अभी भी कुछ ऐसा कर दिया जो मैं आपको बताऊंगा, तो सफलता आपको मिलेगी, इस बात की श्योरिटी है। तो आप सबसे पहले करना क्या है, अपने मन से नेगेटिविटी का कोई भी भाव निकाल दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन के लास्ट 90 डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके फर्स्ट 90 डेज कैसे रहे, इस पे बहुत ज्यादा नीट का रिजल्ट नहीं टिका होगा। आखिरी के 90 दिनों में क्या होगा। अच्छा, क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये लास्ट 90 डेज इंपॉर्टेंट है। आपका जब सिलेबस चालू हुआ, शुरुआत में जब आपके एक चैप्टर के, 2 चैप्टर के टेस्ट हुए, तो बच्चे 650, 680, 690 ला रहे थे। वो घटते 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 अब टेस्ट में 500, 550 तक आने चालू हो गए। तो अब लगेगा कि पहले भी हम ही थे, अभी हमें। ना 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 ना, आपको मैं बताऊंगा कुछ बातें कि वो 550, 650 में कैसे दोबारा कन्वर्ट होंगे, और वो 650 आ रहे हो तो 690 में कैसे कन्वर्ट होंगे। और मैं सिंपल बात करूंगा, मैं कोई आपको फेक मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि इस वक्त मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब डर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि सर कैसे इतना सारा सिलेबस कवर होगा। तो मैं एक एक बात करूंगा आपसे, पर मैं आपसे सिर्फ पहले यही कहूंगा, अभी भी सब कुछ मुमकिन है। बस आपको अपने इरादे मजबूत करके चलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले एक पेन पेपर उठा लीजिए। अगर आप वाकई में मुझे सुन रहे हैं और अगले 10 मिनट के अंदर जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बेटा, अगर ये आपको बताना है कि क्या आप वाकई में सीरियस हैं अपना ड्रीम कॉलेज पाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, संघर्ष करने के लिए, तो पेन पेपर उठा लीजिए। सेशन उन्हीं के लिए है जो आप नोट्स बनाएंगे जैसे क्लास में बनाते हैं। तो मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं एड्रेस करूंगा अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। जो मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे रूबरू हूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि यार क्या स्थिति है आपकी। देखिए, आपके पास में सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितनी ऊर्जा आप में है, उतनी
बाकी 11th और ड्रॉपर में नहीं भैया, क्योंकि आपके पास इस वक्त बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो बोर्ड का प्रेशर आपको पढ़ने पे मजबूर कर रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आपकी इन आखिरी 90 दिनों में पढ़ाई होगी, चाहे बोर्ड के प्रेशर की वजह से हो, चाहे नीट की वजह से हो, तो आप अभी खाली नहीं बैठे होंगे, आप जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे। पर अगर आपने इन 90 डेज में थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले किया तो वाकई में आपको बोर्ड के साथ साथ नीट में भी अच्छी सफलता मिले, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बस पहले तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि यार बोर्ड की तैयारी के साथ भी नीट की तैयारी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अब आपको सबसे पहले मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट 60 डेज में क्या करना है। देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम अब जस्ट चालू होंगे, तो आपके पास फेब में और मार्च में आपको क्या करना है। फेब में और मार्च में, तो फेब में और मार्च में अगर आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि सर जो एग्जाम आता है नीट का वो एनसीईआरटी बेस आता है। हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस का प्रभाव ये आएगा कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो हमारे पास चॉइस थी वो बंद हो गई है। अब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। दूसरा, पेपर कितना भी डिफिकल्ट बना ले भाई, नीट का एग्जाम जो है एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। हाँ, एनसीईआरटी से भी पेपर टफ बन सकता है, इसके तो कला बहुत सारी है। और हम जो बच्चों को पेपर बना के देते हैं वो खुद कहते हैं सर ऐसा नहीं लग रहा है एनसीईआरटी से, फिर हम लाइन टू लाइन पेज टू पेज बताते हैं तो लगता है अरे सर ये तो सारी बातें एनसीईआरटी से। तो आपको पहले ये ठान लेना है कि नेक्स्ट 60 डेज में आपको कंप्लीट 12th का सिलेबस कवर करना है। कंप्लीट ट्वेल्थ का सिलेबस कवर करना है। हाँ, बोर्ड के लिए कवर करना है, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए। आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करेंगे भाई, बोर्ड एग्जाम के जो पीवाईक्यूज होंगे, जो पहले साल के पुराने पेपर होते हैं, आप उनको सॉल्व कर रहे होंगे और आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। बस आप इसके साथ इन्हीं दौरान, इन्हीं दिनों में एक एडिशनल चीज और कर लीजिए, वो है लास्ट 30 साल के पीवाईक्यू। अगर आप लास्ट 30 साल के पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी लगातार होती चली जाएगी और आपको यह एहसास होगा अरे सर इसमें से मैक्सिमम चीजें 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे, उसी की लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाइड करके इसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये हमें तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा, वो बोर्ड की तैयारी के साथ ही हमारी नीट की तैयारी 12th की हो रही है। और आपको एंटायर 12th क्लास का सिलेबस लास्ट 60 डेज के अंदर कवर करना है। मैंने आपको ज्यादा प्रेशर वाली कोई बात नहीं कही, मैंने कहा आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ 30 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। 12th वाले बच्चों, मजा आ जाएगा आपकी 12th की तैयारी में, आपको खुद लगने लगेगा। और ध्यान सुनना, क्वेश्चन को सॉल्व करना इस पर्पस से, यह देखना कि मुझे कितना आता है, मतलब जब आप किसी चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपसे लगभग 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आपको इतना सब्जेक्टिव पार्ट आना चाहिए इस टाइम पे। अब बचा कि सर सिर्फ 12th से तो नीट का सिलेक्शन नहीं होने वाला, 11th कैसे करें। अभी हमें, अगर हमने तैयारी करी है और हमने प्रिपरेशन करी है 11th क्लास से 12th क्लास में आए हैं, तो 12th तो मजबूत होती जा रही है, 11th का बड़ा डर लग रहा है ऐसा कैसे होगा। और फिर बच्चे ना ड्रॉप की तरफ ख्याल देखने चालू होते हैं कि चलो यार अभी ना बोर्ड का अच्छा से तैयारी कर लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद में नीट की तैयारी कर लेंगे और कोई बात नहीं। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, यही गलती कर रहे हो आप। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। बस करना क्या है, आपको ना 11th क्लास के लगभग 40 to 50% चैप्टर जो भी सबसे ज्यादा आपको इजी लगते हो कवर करिए। जो सबसे ज्यादा आपको इजी लगते हो इन्हीं 2 महीने के अंदर कवर करिए। जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने आप को स्टूडेंट मान के ड्रीम करता हूं कि अगर मैं 12th में ऐसा होता तो मैं 11th में क्या कवर कर रहा होता। मैं केमिस्ट्री में, नोट कर सकते हैं आप चैप्टर्स का नाम, मैं केमिस्ट्री में कवर करता पीरियोडिक प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि अगर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग कवर करता तो मैं 12th के पी ब्लॉक के साथ उसको पढ़ता और इतना इंटरलिंक होकर समझ में आता कि लगता कि सर ये तो पी ब्लॉक के साथ साथ अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मेरा लगभग 30% सिलेबस कम हो गया, क्योंकि 30% चीजें 12th के पी ब्लॉक में रिपीट हो रही हैं जो 11th के केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई गई थी। 30% तो मैं मिनिमम कह रहा हूं आपको, मिनिमम कह रहा हूं। आप याद करिए जैसे आपको ट्रेंड मिलते हैं पी ब्लॉक के अंदर, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको चैप्टर का नाम बता रहा हूं जो 11th के चैप्टर आप 12th के साथ आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं,
केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली उनका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, 11th क्लास का पी ब्लॉक। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आप कवर कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम बताऊं, मैं बताऊंगा आपको, स्ट्रेटेजी बताऊंगा बहुत परफेक्ट तरीके से। ऑर्गेनिक के साथ आप कवर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जब आप पढ़ रहे हैं 12th की, जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, सारे मैकेनिज्म आ रहे हैं, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन। यकीन मानिए हाइड्रोकार्बन की 90% रिएक्शंस 12th क्लास में रिपीट हुई थी। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी खोल के भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस पढ़ ली तो आपको लगेगा ये सारी रिएक्शन तो हमने 12th क्लास में पढ़ी है, अरे 11th में ध्यान नहीं दिया था, ये तो वहां पे भी थी। 1+1 ऑफर मिलता है कि जो 12th क्लास में रिएक्शंस हैं वो 11th क्लास में भी है, तो एक जगह पढ़ो दूसरी जगह समझ लो। मन में ये ख्याल आएगा अरे यार 12th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन तैयार हो गया। मैं तो उल्टा कहता हूं बच्चों से 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन से तैयार कर लो, 12th क्लास में वो रिएक्शंस दोबारा से देखने को मिलेंगी, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा जब मैं अपने 11th के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं। तो आप समझिए, उसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शानदार मजेदार चैप्टर जीओसी, इतना और कवर करना है आपको। क्या कवर करना है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आप इतना पार्ट कवर कर सकते हैं 12th वाले बच्चों। ध्यान सुनना, केमिस्ट्री के अंदर मैं एंटायर पार्ट कवर करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ऐसा पार्ट कर रहा हूं जिसका बहुत ज्यादा लिंक है 11th का 12th के साथ, और इसमें भी वही करना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप हमारे डिफरेंट चैनल से आप वन शॉट डिटेल में देख सकते हो। कोर्स में आपके पुराने अपने नोट्स होंगे, उनको एक बार जल्दी से पढ़ सकते हो, और आप पीवाई के क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करें इसका भी हमारे पास में वक्त नहीं है, पर इतना तो है कि हम पीवाईक्यू करके देख लें कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो आप समझिए लगभग लगभग आपका 50% पार्ट 11th का तैयार हो गया। अब एक चैप्टर का मैं ऐसा नाम बताऊंगा आपको, आपको लगेगा कि सर आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना, आपको 12th की फिजिक्स में पढ़ना है, पर 11th की केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट आप 12th क्लास के जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके साथ कवर करिए। अरे भैया मैं फिर कहता हूं 1+1 ऑफर है, 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। बस एक बार चेक कर लीजिएगा, पेज भी पलट लीजिएगा, 2-3 टॉपिक डिफरेंट है, उनको पढ़ते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा अरे यार ये वाला चैप्टर भी तैयार हो गया। सर अब तो बहुत कम पार्ट बचा हुआ है, बहुत कम पार्ट बचा हुआ है। अरे लास्ट 30 डेज बचेंगे ना मेरे पास में, जब लास्ट 30 डेज बचेंगे तो कुछ पार्ट हम तब पिक करेंगे। इतना ही कवर करिए, इतना ही कवर करिए। कम से कम मैं आपको बताऊं, अगर मैं नाम लूं तो ये चीजें ऐसे आसान, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स के साथ हो जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। पूरी फिजिकल छोड़िए, अभी बाकी जो बच गई छोड़ दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, लास्ट इसको इस तरह से कवर करिए इन 60 दिनों के अंदर, 60 डेज में 12th के साथ, क्योंकि 12th तो बोर्ड के साथ आपकी कवर हो ही रही है, कि आपको दोबारा से पेज पलटने की जरूरत ना पड़े, पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट ही आ गया। ठीक है, तो बस आपके लिए अभी तक के लिए मेरा इतना ही पॉइंट रहेगा। मेरे 12th क्लास के बच्चों, आप इसको करके देखो, एक चैप्टर कवर करके देखो। एक चैप्टर भी कवर हो गया तो आपको इतना हिम्मत आएगी, अरे यार एक तो हो गया, और अभी तो एक हफ्ते में एक हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 4, 10, 5-6 घंटे पढ़ा था, उसमें कवर हो गया। चलो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। इधर पी ब्लॉक पढ़िए 12th क्लास का, इधर केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए। आपको लगेगा अरे सर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वही बातें मैं आपसे बार बार नहीं करूंगा। अब मैं अपने प्यारे बच्चे जो हमारे हैं ड्रॉपर के, जिन्होंने यार अपना वक्त दांव पे लगाया हुआ है, अपना कैरियर दांव पे लगाया हुआ है, उनसे मैं कुछ बातें बताऊंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो, और ड्रॉपर में भी ना मैंने कुछ बातें ऑब्जर्व करी हैं, उसका मैं आपके साथ में डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा। सबसे मुश्किल बात आपके लिए क्या होगी ड्रॉपर वाले, वो सुनिए। जब तक आप क्लास जा रहे हो, जब तक आप सिलेबस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, पढ़ना आसान है। क्या करना है कि सर हम सुबह 4-5 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हैं, शाम को 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है हम पढ़ रहे हैं। इतने से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको अपनी सेल्फ स्टडी के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, अपने सेल्फ स्टडी के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिनका अभी सिलेबस बचा है। सुनना मेरी बात, सिलेबस बचा है तो बच्चा क्या करता है स्टाइल में कि यार मेरे पास लास्ट 90 दिन बचे हैं, शुरू से शुरू करता हूं। और मैं कहता हूं अरे भैया रुको, ठहरो जरा, ठहरो, समझो क्या कि तेरा अभी भी अगर सिलेबस चल रहा है तेरी कोचिंग में, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो पहले देख कितना सिलेबस बचा।
सर 10% बचा है, पर मेरा मन कर रहा है शुरू से शुरू करूं। आप उस आखिरी के 10% का सत्यानाश करने में लगे हुए हो। आपकी अगर एंड में चल रही है ऑर्गेनिक और आप सोच रहे हो मैं फिजिकल से तैयारी करूंगा, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो। तो अगर आपका सिलेबस बचा है, सिलेबस आपके आपके पास फिनिश होना, और आप किसी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप जो करंट टॉपिक आपके चल रहे हैं, आपको उनमें महारत हासिल करनी है आज से ही। अगर आपका कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी का चैप्टर बचा है, तो आपको इसी में महारत हासिल करनी है। अभी की अभी देखना है कि उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये सोच के कि यार मुझे ये नीट से पहले रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन बच्चों को मैं वार्निंग देना चाहता हूं जो सोच रहे हैं कि अब मैं शुरू से शुरू करता हूं। अगर सिलेबस बचा है तो शुरू से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा, कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेबस हो गया खत्म और वो सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं इस तरह से वीडियो देख लूं, मैं उधर से वीडियो देख लूं, मैं इससे पढ़ लूं, मैं उससे पढ़ लूं। मुझे बच्चे कहते हैं फोन, सर 8-8 घंटे पढ़ रहा हूं, नंबर ही नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं कैसे पढ़ रहा है? सर मैं वीडियो देखता हूं ना, इस टीचर के देखता हूं, फिर उसके बाद इसके देखता हूं, फिर उसके बाद इसके देखता हूं। मैंने कहा प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन करी? सर वो तो नहीं करी, मैं तो फिजिक्स भी हाथ बांध के पढ़ता हूं, केमिस्ट्री भी हाथ बांध के पढ़ता हूं। मैंने कहा हाथ खोलो, पेन पेपर उठाओ और क्वेश्चन करने चालू करो। मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी थ्योरी का ज्ञान हो गया कि तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, साफ साफ बात है, बिल्कुल साफ बात है, बिना बिना मेहनत करते सफलता नहीं मिलती, सबको पता होता है। मैं ये बात कहूंगा नहीं मेहनत करो, मैं कहूं कितने घंटे पढ़ना है आपको। आपको ड्रॉपर वाले बच्चों, आपका डेली का डेली आपको 12 आवर चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठना है। 12 घंटे की सिटिंग में आना होगा आपको, आखिरी 90 दिनों के अंदर सिटिंग में आना होगा। नहीं बैठा जा रहा, कमर में दर्द हो रहा, बैठिए। सर नहीं बैठा जा रहा, नहीं बैठा जा रहा, बोर हो रहे हैं, बैठिए। क्योंकि 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 बेटा, जब एथलीट को किसी भी गेम के लिए तैयार किया जाता है ना, तो पहले उससे फिजिकल वर्क कराया जाता है, उसके अंदर स्टेमिना बनाया जा रहा होता है। क्या कहा जा रहा है क्रिकेट के अंदर भी कि भैया पिच पे बाद में आना, चल दौड़, पहले दौड़, पहले दौड़, 10 किलोमीटर की दौड़ लगा, 15 किलोमीटर की दौड़ लगा, तू पहले स्टेमिना तो बना अपने अंदर। ये ऐसा नहीं कि 4 शॉट मारे, मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं। आपका स्टेमिना होना चाहिए बैठने का, पहले बैठने का। अरे बैठोगे तो पढ़ोगे, हो सकता है उस 12 घंटे में आपके 6 घंटे इफेक्टिव स्टडी के आए, कोई बात नहीं, आने दो। 6-7 होंगे, 7 मैं बता रहा हूं 15 दिन के अंदर अगर वो 12 घंटे आप बैठ लिए अपने अंदर, तो आपके अंदर वो सारी क्षमताएं आ जाएंगी, जिसमें आपको पता लगेगा। डर अपना निकालना है तो आपको सिटिंग की आदत बनानी पड़ेगी। लास्ट 90 डेज के अंदर आपको सबसे बड़ी लड़ाई पता है क्या है? आपकी बोरियत से लड़ना होगा कि सर मेरा सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूं, मैं घर बैठा हूं, मैं तो सोच रहा हूं मैं क्या करूं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया। मुझे तो उस वक्त सेल्फ स्टडी की आदत ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे 8 बजे घर से निकलते थे, 2 बजे घर आते थे, थोड़ी देर सो जाते थे, फिर शाम को 4-5 घंटे पढ़ लेते थे जो रोज का पढ़ाया जा रहा है। अब सर ने होमवर्क देना बंद कर दिया क्योंकि कोचिंग बंद हो गई है, खत्म हो गया सिलेबस। अब अपना प्लान कैसे बनाएं? तो पहला पॉइंट क्या, आपको बैठने की आदत, सुबह से लेकर शाम तक बैठने की आदत डालिए, और इसको अपने इस पार्ट को 3-3 घंटों में डिवाइड करिए। मैं तो ये कहता हूं, कुछ लोग साइंटिफिक स्टडी का बताते हैं कि भैया हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो। नीट का पेपर देके देखो, वैसे हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक देके क्वेश्चन ही नहीं होंगे। तो ज्यादा साइंटिफिक बातों में नहीं जाना, जो रियल होता है उसी पे जाना है। 3 घंटे की लगातार सिटिंग करिए, 3 घंटे की लगातार सिटिंग करिए, 3-3 घंटे की 4 सिटिंग में आइए। नींद आ रही है, चेयर पे सोइए, खाना है वहीं। आपको आदत बनानी पड़ेगी, आपको बैठने की आदत बनानी पड़ेगी, उसके पहले होगा नहीं। अब जब ये पार्ट आपका बनना चालू हो जाए, जब आपको बैठने की आदत, तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आप पहले उन शुरुआत के हफ्ते में आप उन चैप्टर्स को पिक करिए जो आपको वाकई में आसान लगे और इंटरेस्ट लगे। आपको क्या करना है? आपको मान लीजिए एक फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, बॉटनी है, जू है। आपको इनमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक कॉम्बिनेशन बनाना है। एक वो चैप्टर जो आपको इजी लग रहा है, एक वो चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है।
एक पार्ट आपका स्मूथ जाना चाहिए और एक पार्ट आपको डिफिकल्ट। मान लीजिए कि आपने अभी फिजिक्स के कुछ डिफिकल्ट चैप्टर उठाए हैं, तो ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में, जो भी आपको आसान लगता हो वो चैप्टर, उसका कॉम्बिनेशन बनाइए। ये नहीं कि पढ़ते 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 केमिस्ट्री भी दिमाग भस्त कर रही है और फिजिक्स भी दिमाग पूरा खराब कर रही है और बॉटनी जूलॉजी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये पैटर्न बना के चलिए, ये पैटर्न बना के चलिए। ठीक, आप कुछ चैप्टर जो 11th के 12th से लिंक होते हो, उन चैप्टर्स को पहले पिक करिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के अंदर आप ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, चीजें सब जुड़ी हुई हैं, तो हम ना जल्दी पार्ट कवर कर गए। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आज आप फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स पढ़ें, तो केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। मैं हमेशा इसके कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो आपको क्या लगेगा, चीजें थोड़ी सी आसान हो रही हैं। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, तो उसके बाद एक बार पी ब्लॉक को तुरंत पिक कर लीजिए, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को तुरंत पिक करिए, क्योंकि आपको लगेगा सर एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक सीक्वेंस बना हुआ है। आप इस सीक्वेंस को बनाइए और टारगेट ना प्रैक्टिकल रखिए, प्रैक्टिकल टारगेट रखिए, जिस टारगेट को आप हर हफ्ते हर दिन पूरा करें। पढ़ना ज्यादा देर है, टारगेट छोटा बनाना है। आपको लगना चाहिए कि सर जो मैंने दिन का टारगेट बनाया था 12 घंटे पढ़ के कवर करूंगा, वो 8 घंटे में पूरा हो गया, वो 7 घंटे में पूरा हो गया। उसके बाद आप अंदर से जो ऊर्जा, उमंग पैदा होगी, खुशी पैदा होगी, वो आपको अगले दिन, बच्चे क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं बहुत बड़ा, पढ़ते हैं कम देर, 2 दिन 3 दिन पूरा होता नहीं, फिर डिमोटिवेट होते हैं, फिर 6 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर से कहीं से सोचते हैं अब अच्छा कहीं से कोई स्ट्रेटजी देखें और उस पर काम करें। तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कोई परफेक्ट, हर स्टूडेंट का अपना प्लान होता है कि वो किस चैप्टर के सीक्वेंस को पिक करना चाहता है। हर स्टूडेंट का अपना प्लान होता है, समझिए मेरी बात। पर सब में एक बात कॉमन होती है कि सर चैप्टर कवर ना पढ़ के ही होंगे, सिटिंग करनी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको अपने जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि वही तो घूम फिर के आ रहे हैं। तो जब इतना पार्ट आप कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। और मैं एक बात जानता हूं कि जो ज्यादा घंटे चेयर पे बैठा है वही ज्यादा घंटे पढ़ पाया है। जो ज्यादा पढ़ पाया है उसने छोटे छोटे टारगेट बनाए हैं, वो कवर करते हैं। जैसे मैं तो अपने बच्चों को सिंपल सी बात कहता हूं कि पहला हफ्ता, जैसे आपको भी आपको बात कर रहा हूं, आपको भी बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट 6 डेज में आपको एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर बॉटनी का और एक चैप्टर जूलॉजी का कवर करना है। एक एक अब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और 7th डे आपको एक टेस्ट देना है, सोर्स आप ढूंढिए और कोशिश करिए कहीं से ऐसे क्वेश्चन के डीपीपी, ऐसे जैसे हमारे पास जो हमारी ऐप है वो शानदार है, आप उसमें किसी भी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं, है ना, पीडब्ल्यू की ऐप पे किसी भी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं। इन जो चारों चैप्टर आपने दिए हैं, आप उनके एटलीस्ट 30 क्वेश्चन का टेस्ट देके देखें कि तुमने कितना सीखा है, कितना सीखा है। अब एक पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको करना क्या है। मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आपका कोई एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका कोई एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो आपको ये डिसाइड करना है कि हर टॉपिक के कंप्लीट होने पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। तो या तो आपको कोई टॉपिक ऑलरेडी आता है, तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक को, ऐसा नहीं कि सर चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ ली अब मैं सारे क्वेश्चन करने बैठूंगा, तो क्या होगा, आप ना डीमोटिवेशन आएगा, आपके अंदर क्या आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो आप एक एक टॉपिक कवर करिए, उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक उसके क्वेश्चन, इस तरह से आप चैप्टर फिनिश करिए। मैं तो बॉटनी जूलॉजी वालों से भी जो बॉटनी जूलॉजी का पार्ट है उसकी बात कर रहा हूं कि आप टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे, आपके दिमाग में स्ट्रेस ही नहीं आएगा और 7th डे आप एंटायर टेस्ट देके उन चीजों को कवर कर सकते हैं। मैं लास्ट बात कह के अपना सेशन ये एंड करूंगा कि बच्चों, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि 550 नंबर लाने वाला बच्चा नीट में इस वक्त और 690 तक, 680 तक लाने वाले बच्चे में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है, नॉलेज का बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना। पढ़ा तो 550 वाले में पूरा है, पर उसके 550 से ऊपर बढ़ते ही नहीं नंबर। दैट्स द बिगेस्ट कॉज इज रिवीजन।
रिवीजन जो है 550 को 650 करता है, रादर देन बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना, रादर देन बहुत अलग अलग किताबों से एक ही कंटेंट को पढ़ना। क्योंकि ये एग्जाम जो है ना नीट का, वो आपके कंटेंट का भी एग्जाम है, आप कितना रिटेन रखते हैं एग्जाम के दौरान इसका भी एग्जाम है, आप कितने क्वेश्चंस जो है अपनी स्पीड क्या होगी आपको क्वेश्चन करने की, आपका इसका भी एग्जाम है। तो बच्चे ज्यादातर सिर्फ पूरा साल भर क्या है, कॉन्सेप्ट कंटेंट पे चलते रहते हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि यार इसको रिटेन भी रखना है, और इसको रिटेन रखने का एक ही तरीका है, ना फालतू उल्टा सीधा पढ़ा जाए, जो पढ़ा जा रहा है उसका मल्टीपल रिवीजन करा जाए, तो अब वही वाली बात, सर करंट टॉपिक भी कवर करने हैं, रिवीजन भी करना है, कहां से टाइम बिकता थोड़ा जो खरीद के ले आएंगे, नहीं भैया, तभी तो मैं कह रहा हूं ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और आपको हर दिन में 3 घंटे का टाइम ऐसा रखना पड़ेगा कि जहां पे आप 4 दिन पहले पढ़ा हुआ, 5 दिन पहले पढ़े हुए चीजों को अपनी नजरों के सामने से निकाल रहे हैं। क्योंकि दिमाग ना एकदम से क्या कहता है, एक्टिवेट हो जाता है, हाँ ये तो तूने पढ़ा हुआ, ये तो ये था, ये तो ये था, ये तो ये था, ये तो ये था। अब बहुत दिनों तक जब तुम्हारे सामने कोई चीज आएगी नहीं, तो वो क्या होगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती रहेगी, तो उसको रिकॉल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चीजों को रिकॉल करना ही क्यों, सब कुछ कॉन्शियस माइंड में रखो, सबकॉन्शियस माइंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसकी हैबिट डालिए, जो मैं आपसे 12 घंटे की बात कर रहा हूं उससे कम में काम चलता नहीं है भाई। और 3 घंटे का टाइम वो रखिए जब आप 4 दिन पहले, 3 दिन पहले पढ़ी हुई चीजों को दोबारा अपने आंखों के सामने से, उसके लिए पेन पेपर भी चलाने की जरूरत नहीं, बस आप फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनको देखा, है ना, डायग्राम्स को देखा, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री की रिएक्शंस को देखा, रिएजेंट देख लिया कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 घंटे में सारे रिएजेंट याद करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करते हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूं तो मैं केमिस्ट्री से ज्यादा बात कर पाऊंगा। तो ऐसा करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। याद रखिएगा, नामुमकिन कुछ नहीं है, अभी भी वक्त है, अभी भी। तो इस वक्त की पुकार को समझिए, वो आपको कह रहा है कि अभी भी जग गए तो इस डर को मिटा दिया और संघर्ष करने की, मेहनत करने की ठान ली। तो इस वक्त बहुत लोग डरे हुए हैं, जिन्होंने शुरुआत बहुत तगड़े से करी थी, बहुत शानदार तरीके से करी थी, जब उन पे सिलेबस की मार पड़ने लगी तो वो भी हताशा का शिकार होने चालू हो गए। तो पहली बात, डरिए नहीं, हौसला रखिए, और जो बता रहा हूं उसको इंप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए अपने लाइफ के अंदर, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं आपके साथ में, दादा बाय बाय।